आजकल एक नई रीति चल चुकी है। यदि कोई मीडिया हाउस आपसे कोई प्रश्न कर ले और प्रश्न थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो तो बस आप पत्रकार को बिका हुआ कह दो और इसका एजेंट है उसका एजेंट है कह दो और बात समाप्त हो जाएगी। कल अखिलेश भैया पहुंचे आज तक पर और पहले मिनट से और 1 घंटे तक लगातार अंजना ओम कश्यप को ईमानदार पत्रकार कटाक्ष के रूप में कहते हुए दिख रहे थे और 1 घंटे तक इस कटाक्ष को सहने के उपरांत अंजना ओम कश्यप ने अखिलेश को कुछ इस तरीके से चुप कराया। ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता उम्मीद है और मैं समझ सकता हूं क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा आपको हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टांस लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बता? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं करूंगा। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या अगर- कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे। परंतु बात यह है कि ये किस प्रकार की राजनीति है और ये किस प्रकार का मानसिक दिवालियापन है। यदि आप ओपोजिशन में हैं तो आपसे कोई पत्रकार कोई प्रश्न नहीं कर सकता, अगर कोई करे तो भाई आप इसके एजेंट उसके एजेंट। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी के ऊपर, बात करते हैं अखिलेश जी की ईमानदारी के ऊपर और कौन कितना ईमानदार है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों हमारी डॉक्यूमेंट्री द साइलेंस ऑफ स्वास्तिक रिलीज हो चुकी है हमारे दूसरे चैनल AKTK डॉक्यूमेंट्री पर। इस वीडियो के देखने के उपरांत आप जाइए उस डॉक्यूमेंट्री को भी पूरा देखिए और अपने व्यूज अवश्य शेयर कीजिए। तो ये एक नया चलन है, शूट द मैसेंजर। जो प्रश्न कर ले उसी को ही बिका हुआ कह दो। अखिलेश का तो आपने देख लिया, इससे पहले राहुल गांधी से एक नॉर्मल सा प्रश्न किया गया कि विपक्ष पार्लियामेंट को ऑर्डर में क्यों नहीं चलने देता, तो उस पर भाई ने चिल्लाना आरंभ कर दिया और कहा आप सरकार के एजेंट हो, आप सरकार के एजेंट हो। देखिए राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार या आप सरकार के लिए काम करते सवाल पूछ रहा हूं। हैं? मैं जवाब दे रहा हूं आपके सरकार आपका। क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, हाउस, अरे मुझे जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। उधर दूसरी ओर राकेश टेगल से मात्र यह पूछा गया कि क्या आप अगला चुनाव लड़ेंगे, तो भाई साहब बौरा गए, मीडिया को पेड़ बता दिया। सुनिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं? ना, हम तो नहीं लड़ रहे। अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो सारे प्रेस के लोग, है ना? हाँ एक पार्टी बना थोड़ा लो। सा तीखा भाई, सवाल आपसे आज तक- पूछ दो, आज- फिर मीडिया को आ जाते हैं घेरने के लिए आप लोग, है ना सर? मतलब अब मैं पहले से सवाल आप लिखवा भी लिया लड़ दो ना करूंगी। चुनाव, आप राकेश लड़ो। टिकैत जी को कौन से सवाल मीठे लगते हैं, कौन से कड़वे लगते हैं, लिख के नहीं, दे नहीं, दीजिए। मैं बता रहा कि है ना? एंकर आप लोगों लड़का का- देखो ना हाँ। भाई, सवाल पूछ लो आपसे कड़े आप का एंकर चुनाव देखो, लड़ने। 3 अंक तो आप लड़ दो, इसमें 3 है, हम यहाँ तो और आ जाएगा। 3 तो आप लड़ लो, ठीक है। कुछ दूसरे वाले चैनल है, कुछ वे लड़ लेंगे, तो ये काम अपने दूसरे को झंझट में पड़ रहे, अपने घर के चैनल और घर की पार्टी बना लो ना। मीडिया वाले बड़े निशाने पर हैं आप लोगों बड़े के। निशाने पे मिडिया वाले, है ना? ये पढ़े पढ़ाए राकेश आवे टिकैत से डरना पढ़े चाहिए। पढ़े पढ़ाए आवे या कहीं ना कहीं से। हाँ। ये पढ़े हुए आवे। पढ़ी हूँ गोरखपुर ना यूनिवर्सिटी ना, से। गोरखपुर यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े। हाँ। अब पढ़ रहे फिर सवाल कहीं हो रहा है आपके अच्छा, पास। हाँ? मतलब आपको लग रहा है कि कोई मैंने सवाल एक दिन बताएगा? देखा कि हाँ। एक ही क्वेश्चन को 5 मीडिया वालों ने पूछा। बोला भाई क्वेश्चन आज कहां से आया? हाँ, एक 2.5 घंटे में ही 5 मीडिया वालों ने एक ही क्वेश्चन पूछा, तो इसका मतलब क्वेश्चन आते हैं नागपुर से, वे आते हैं दिल्ली, उसको फिर रिफाइंड करते हैं, फिर आते हैं वे चैनलों पे, और फिर आप उनको क्वेश्चनों को पूछ रहे हो। बड़े तेज सोर्स हैं आपके। कहां से? कौन है नागपुर में आपका?
भाई का तर्क है कि यदि 5 मीडिया हाउसेस ने भाई से यह प्रश्न कर लिया कि आप चुनाव लड़ोगे, तो इसका मतलब प्रश्न जो है वो नागपुर से आया है और दिल्ली में उसको बनाया जा रहा है। मुझे तो इस भाई के लॉजिक पे पहले से ही शक है, इसमें तेलमेल कुछ है ही नहीं। जो व्यक्ति ये बोल दे कि भारत को क्रिकेट मैच भारत की सरकार ने हरवाया है ताकि मुसलमान एक्सपोज हो सकें, तो भैया उसके मानसिक दिवालियापन पर तो क्या ही कुछ कहा जा सकता है। छोड़िए, यदि देश में से 100 लोग उठकर राकेश टिकैत से अगर सवाल करेंगे ना, तो भाई 99 लोग यही पूछेंगे कि भाई क्या आप अगला चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं हो। पता नहीं ये कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ। वहीं फिर से राहुल गांधी से जब एक और प्रश्न किया गया, जब उन्होंने ये ट्वीट किया था लिंचिंग के ऊपर और कहा था कि 2014 से पहले ना लिंचिंग जैसा शब्द कभी सुना ही नहीं था, तो उस पर राहुल गांधी से प्रश्न किया गया, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि आप सरकार की दलाली मत करो। देखिए। थैंक यू भैया। आप भैया मैंने आपको बोला देखिए, सरकार की दलाली मत करो, डाइवर्जन मत करो। फार्मर किलर शर्म करो, फार्मर किलर शर्म करो। ये भाई साहब ना अभी अभी विदेश से छुट्टी मनाकर आए हैं और हिसाब से इन्हें क्वारंटाइन होना चाहिए, परंतु भाई साहब चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। और ये प्रश्न भी यदि किसी ने कर लिया तो इसने फिर से वही बोलना है, आप तो सरकार के दलाल हो। और ये वाला किस्सा तो भाई अलग ही लेवल पे फेमस हुआ था, ये भी देख लीजिए। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ मैंने कितनी बढ़िया बात कही है। और जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। इस सब के उपरांत प्रश्न केवल एक ही कि यदि यही कोई रवीश कुमार के साथ कर लेता, इसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ किया जाता, तो उसे भी इसी प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता जिस प्रकार से अखिलेश या राहुल के व्यवहार को किया जा रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता पर बढ़ चढ़कर बोलने वाले ये लोग जब इनसे प्रश्न किए जाते हैं तो प्रेस को दलाल कह देते हैं, और इनकी साइड के जो पत्रकार हैं जो इन्हें सेलिब्रेट करते हैं, जैसे साक्षी जोशी, ये कहती हैं कि आज कोई बात बात पर ईमानदारी से चिढ़ गया। वाह मैडम, ईमानदारी की बात आप कर रही हैं, जो ममता बनर्जी के चुनावी सलाहकार से एक गुपचुप मीटिंग में बात कर रही थी और पूछ रही थी, ममता जी इतनी मेहनत कर रही हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, बीच में टॉयलेट कब करती हैं। मतलब आप कह रही हैं बातें। स्वरा भास्कर दूसरों को गोदी मीडिया बोल रही हैं और रवीश कुमार को बिठाकर खुद इंटरव्यू लेती हैं, और भैया उसमें भी होप ढूंढती हैं, मतलब रवीश कुमार में भी होप ढूंढती हैं। अर्थात एक ऐसा जर्नलिस्ट जो एक्सप्रेस वे के बनने पर उसको गरियाता है, एक ऐसा जर्नलिस्ट जो 370 के हटने पर फट जाता है, जो गौरी लंकेश की मृत्यु पर यदि कोई कुछ बोल दे तो उसमें भी ना मोदी को ब्लेम कर देता है, और रोहित सरदाना की मृत्यु पर लिखता है सरकार के अपने पत्रकार की मृत्यु हो गई। आरफा खानम खेरवानी कह रही है वेट फॉर द डे जब इनके मास्टर पावर से जाएंगे तब इनका सारा एरोगेंस निकल जाएगा। और ये वही आरफा हैं जो कहती हैं कि हमें ना अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई करने चाहिए, तभी जाके हमें राहुल गांधी जैसे लीडर मिलेंगे, तभी हम उनको डिजर्व कर पाएंगे। वाह, ये है न्यूट्रल पत्रकारिता। 2008 में राडियो टेप हुए जिसमें बरखा दत्त बता रही थी किसको मिनिस्टर बनाओ किसको मत बनाओ, वो कतई पत्रकारिता के धर्म में आता है, और अरविंद केजरीवाल के साथ क्रांतिकारी हो जाना भी पत्रकारिता का ही धर्म होगा। दोनों ही सुनिए। बहुत ही क्रांतिकारी हो गया, उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही जो हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है तरीके से बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले। परंतु कोई रेलेवेंट प्रश्न यदि कोई पत्रकार ओपोजिशन से पूछ ले तो सरकार की दलाली बंद करो का नाटक शुरू हो जाता है। वैसे अब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के या कहें 5 राज्यों के चुनाव निकट आते रहेंगे, वैसे वैसे इस प्रकार के पत्रकारों पर जो अटैक्स हैं वो पहले ट्रोल्स करते थे, अब सीधा लीडर्स ही करने लगे हैं। ये हो सकता है इन लीडर्स की चाणक्य नीति हो। इन नेताओं की या फिर असली चाणक्य नीति के संदर्भ में यदि आप और अधिक ज्ञान पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो पुस्तक पढ़िए चाणक्य नीति के नाम से। समय का अभाव है तो कुकू एफएम को इंस्टॉल करिए और वहां पर उसको सुनिए। 1 रुपया प्रति दिवस वार्षिक खर्चे पर आपको मिल जाएगा, और यदि आप डिस्काउंट चाहते हैं तो AKTK50 कोड का पालन कीजिए, 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।
पहले 250 लोगों के लिए और उसके बाद है AK TK 20 जिस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देख क्या रहे हो भाई, जाइए और कुकू FM को इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जी अखिलेश बाबू ईमानदारी पर बहुत तंज कस रहे थे और उस पर अंजना ने इवेंचुअली बोला भी और बोलना अनिवार्य भी था क्योंकि पिछली बार नहीं बोला था। जानते हैं पिछली बार क्या हुआ था, देखिए। पर वो कहते हैं कि आपके दौर में तो बिजली आती ही नहीं थी, इस बार अब बिजली आती है तो शिकायतें कुछ हो जाती हैं। अब बिजली आती है, कहते आपके दौर में बिजली नहीं आती थी। इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार कट लंबे लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। और कम से कम ये यादव परिवार के अखिलेश के चाचा ही हैं। वो क्योंकि छवि तो अच्छी नहीं जाती ना कि आपको विभाग से हटाना। देखे हम खुश हूँ अब मुझे। अरे सर कहाँ खुश है, देखिए ना चेहरा उतर गया है बिल्कुल। आप हंस रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो परेशानी। आपको देख लिया कुछ चेहरा खुश हो गया। सवाल ये है कि परिवार की कला ऐसे वक्त पर आना तो ठीक नहीं है ना सर। अब तो चुनाव करीब है। आप भी अखिलेश के पास चले जाओ, वो भी खुश हो जाएंगे। और ये तो अंजना ओम कश्यप के साथ ऐसा हुआ था। डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी ही नहीं छोड़ी समाजवादी रैली में, तो उनके साथ तो होना ही था। देखिए। चुप रहिए। एक सीएम की पत्नी को डर और सीएम से शिकायत की धमकी के बाद भी कोई असर नहीं। कल अखिलेश भैया आ रहे हैं, तब आप बस तुम्हारा इनाम बताने वाली हो। अब नेताजी की भी ईमानदारी को थोड़ा देख लिया जाए तो प्रारंभ करते हैं सीधा इंटरव्यू से। एक जगह पर बबुआ बोल रहे थे कि मैं जातिवाती में विश्वास नहीं रखता, मेरी स्कूलिंग यहां से हुई है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, जातिवाती से नहीं बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। थोड़ी ही देर में बोले जातिगत सर्वे होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोग किस जाति में हैं। सुनिए। ये सभी क्षेत्रीय दल चाहते हैं जाति जनगणना हो। अब जाति जनगणना की बात ही नहीं पहुंचेगी क्योंकि हर जाति उत्तर प्रदेश की चाहती है कि जाति जनगणना होकर के कम से कम पता लगे कि उनकी आबादी में संख्या क्या है। मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, मेरे साथ के जितने भी सीनियर जूनियर हैं आज भारत के सीमा बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, बॉर्डर पे हैं। और हमारे स्कूल में कोई जातिवादी नहीं थी। हमने कभी नहीं जाना कि मेरे साथ का कौन जात वाला है, हमारे दोस्त किस जाति के मैंने कभी नहीं जाना। जब मैं अपनी डिग्री हासिल करने मैसूर गया तो मैंने कभी जाति नहीं देखी कौन सी जाति है। मैं और भी जगह दुनिया के हिस्सों में पढ़ा हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आपको ना यादव परिवार की डायनेस्टी के लिमिट्स दिखाते हैं, देखिए। मुलायम सिंह यादव खुद कई बार संसद सदस्य और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से कई बार सांसद रहे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से सांसद थी। मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने समाजवादी के टिकट पर लखनऊ कैंट की सीट से 2017 का चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश में विधायक और मंत्री रहे। शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के अध्यक्ष रहे। मुलायम सिंह यादव के दूसरे भाई अभय राम यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव उत्तर प्रदेश से 3 बार सांसद रहे। धर्मेंद्र यादव की भाभी वंदना यादव हमीरपुर से जिला पंचायत के अध्यक्ष रही। अभय राम यादव की पुत्री, ये माया जाल है इन शब्दों का सुनते रहिए, नहीं अभी आपको सुनना पड़ेगा, एक मिनट और। अभय राम यादव की पुत्री शीला यादव जिला विकास परिषद की सदस्य रहीं। अभय राम यादव की दूसरी बेटी संध्या यादव मैनपुरी से जिला पंचायत की अध्यक्ष रहीं। मुलायम सिंह यादव के अन्य भाई राजपाल यादव की पत्नी पुत्री प्रेमलता यादव और अभिषेक यादव इटावा जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। मुलायम के भी दूसरे भाई रतन सिंह यादव के बेटे तेज प्रताप सिंह यादव, ये लालू वाले तेज प्रताप सिंह नहीं है, उनका नाम भी सेम है। तेज प्रताप सिंह यादव मैनपुरी से सांसद रहे और तेज प्रताप सिंह यादव ने मुलायम सिंह लालू प्रसाद यादव की बेटी से शादी भी करी। ये हो गया। रतन सिंह यादव की बहू मृदुला यादव सफाई की प्रखंड विकास परिषद में रही। मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई राम गोपाल यादव वो 1992 से राज्यसभा के सांसद हैं। राम गोपाल वर्मा के बेटे अक्षय यादव उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सांसद रहे।
तो ये मायाजाल मैं आपके दर्शकों को और अपनी किताब में इसलिए लगा, आप थोड़ी देर कंफ्यूज होंगे इतने सारे यादव, कि ये था परिवारवाद। ये हल्का फुल्का नहीं है, केवल अखिलेश और मुलायम तक सीमित नहीं है, केवल ये रामगोपाल वर्मा और शिवपाल तक सीमित नहीं है। उसका भाई, उसकी पत्नी, उसका साला, उसका दामाद, सबको कैसे में राजनीति मिला, उसकी काबिलियत है नहीं है, उसने वो सामाजिक काम करा है नहीं है, क्योंकि वो सैफई खानदान से आता है, क्योंकि वो मुलायम के खानदान से आता है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जिनके परिवार का आपको मालूम ही नहीं है। लिमिट देख रहे हो, अर्थात इनकी लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी है। और ईमानदारी इतनी कि 2018 में सीएजी ने रिपोर्ट में लिखा कि 97,000 करोड़ की इरेगुलरिटीज की गई हैं अखिलेश सरकार के दौरान। अब भाई साहब के काम पर आ जाते हैं। तो 2012 में जो मैनिफेस्टो भाई ने दिया था और 2017 तक जो सरकार चलाई थी, उसके आधे भी काम पूरे नहीं कर पाई थी समाजवादी सरकार। वहीं जून 2021 में हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा था कि योगी ने अपने मोस्ट ऑफ पोल प्रोमिसेस पूरा कर दिया है। अब अमित शाह भी इसी बात पर खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि 90% पोल प्रोमिसेस यूपी में पूरी हो चुकी हैं। इस बात के ऊपर भी एक पूरा एनालिसिस हम एक और वीडियो में लेकर आएंगे। अब भाई एक प्रश्न ये कि अंजना ओम कश्यप ने अखिलेश भैया से पूछा कि आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, तो उस पर आप माफी मांगोगे या नहीं। तो इस पर भैया ने कहा कि इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई ताकि संविधान बचा सके। वहीं भाजपा ने कहा कि वो उन कार सेवकों की स्मृति में एक मेमोरियल बनवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ बार बार वो घेरते हैं कि कार सेवकों पर आपकी पार्टी ने गोली चलवाई थी। ऐतिहासिक रूप से ये हमेशा आपको बैकफुट पर डालता है। अगर कार सेवकों पे गोली चलाई थी तो नेताजी पे एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर किनके ऊपर हुई? जिन्होंने मस्जिद गिराई उन पे एफआईआर हुई है। नेताजी और संविधान बचाने के लिए काम हुआ था। एफआईआर किस पे हुई? मुझे आप ये जवाब दीजिए। जब इतना एफआईआर उन्हीं पे हुई है तो क्यों हुई? आप मुझे बताइए क्यों हुई एफआईआर उनके ऊपर। फिर समाजवादी नेता अबू आजमी का कहना है कि जाटों ने मौलानाओं के कदमों में गिरकर माफी मांग ली है 2013 के दंगों के लिए। किसान नाराज, सब नाराज। वेस्टर्न यूपी में पिछली बार मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उस दंगे में हमारे जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ गए। लेकिन आपने देखा स्टेज के ऊपर वहाँ के जाट कम्युनिटी के लोगों ने मौलाना का पैर पड़ा और कहा कि हमारी गलती हो गई थी। सब समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। नहीं, टिकैत ने ऐसा किया हो तो भैया हमें पता नहीं, पर क्या जाटों ने सही में ऐसा किया है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। अब अखिलेश से यदि इस बारे में भी पूछ लिया जाए कि क्या सही में जाटों ने पैर पकड़ लिए थे मौलानाओं के, तो वो ना फिर से ईमानदार वाले तंज कसने लग जाएंगे। फिर से वही सारी चीजें कि आप बिक चुके हो, ये हो चुका है, वो हो चुका है, इस तरीके की बकैती करने लग जाएंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे मुद्दे के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से। आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। UPI के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। GPay, फ़ोनपे और पेटीएम के थ्रू ये सारा सपोर्ट आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। AKTK डॉक्यूमेंट्री को अवश्य ही देखिए और अपने जो रिव्यूज़ हैं उनको IMDb पर लिखिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।